औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फेलोज, आज हम अपना पीपीसी के वन लाइनर को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। पीपीसी के अंदर वेरी इंटरेस्टिंगली 3 टाइप्स की लाइबिलिटीज़ जो हैं हम क्रिमिनल लॉ के अंदर देखते हैं, जिनमें नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, नंबर 2 स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नंबर 3 एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जिक्र है। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के लिए जॉइंट और वाइकेरियस और कंस्ट्रक्टिव, ये तीनों एक ही लाइबिलिटी के नाम हैं। और जब हम पीपीसी में देखते हैं इसके रेलिवेंट प्रोविजंस तो सेक्शन 34, 149, 395, 396, 391, सेक्शन 121 और सेक्शन 460 इन 3 लाइबिलिटीज़ के साथ डील करता है। जब हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर सेक्शन 320 डील करता है, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें चूँकि मेंस रिया जो है वो इसका एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होता है। ये मोस्टली सीएनएसए केसेस में होता है और इसको इस तरह एग्जाम्पलीफाई किया जा सकता है कि अगर कोई बंदा आपका कोई वाकिफ़कार आपको कोई सामान देता है, अपना हो सकता है आप कंट्री से बाहर जा रहे हैं, हो सकता है आप दूसरी सिटी में मूव कर रहे हैं, आप बगैर चेक किए वो सामान रख लेते हैं, लेकिन जब रास्ते में चेकिंग होती है तो उसमें से कोई नार्कोटिक सब्सटेंस मिल जाता है, लेकिन जब वो रिकवरी आपके पोजेशन से हुआ है तो इसका मतलब है कि आप ही उसके लिए एब्सोल्युटली लायबल हैं और आप ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 52 डील करता है गुड फेथ के साथ। तो अगर गुड फेथ के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है या कोई कमेंट ऑन क्वेश्चन इस तरह आता है कि इस पर कमेंट ऑन करें, तो उसके साथ रेलिवेंट भी है सेक्शन 76, 7, 78, 79, 92, 99, 81, 88, 89, 93, 338 का A, B, C जो है वो गुड फेथ के साथ डील करता है। इसी तरह हमारा जो चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं। अब सेक्शन इसमें 76 से 106 तक डील करते हैं। इसके अंदर डीडीबीपी पेपर में जो सेक्शन 80 है उसमें एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि एक बंदा जो है इलस्ट्रेशन या प्रोपोजिशन इस तरह पुट की गई थी कि एक बंदा इजाज़त लेकर कुल्हाड़े से दरख्त की कटिंग कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता चलता नीचे से कोई शख्स गुजर रहा होता है और वो कुल्हाड़ा या वो दरख्त की कोई हैवी जो शाख उसके ऊपर गिरती है तो उस बंदे की डेथ हो जाती है। तो कमेंट ऑन करें कि ये क्या ऑफेंस जो है कमिट हुआ या क्या सिचुएशन होगी इसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये इसके लिए मैंडेटरी, जिनको कि फुलफिल करना मैंडेटरी है, कि ये एक्सीडेंटली हो, मिसफॉर्चूनेटली हो, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन हो, लॉफुल एक्ट आप कर रहे हैं और मैनर विद प्रॉपर केयर कर रहे होते हैं। तो ये सेक्शन 80 इसको डील करता है कि एक्सीडेंटली ये किसी बंदे की आपसे डेथ होगी और ये जो है जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। इस तरह से सेक्शन 82 और सेक्शन 83 के अंदर चाइल्ड की एज डिफाइन की गई है। चाइल्ड की एज 82 के अंदर 10 ईयर्स है और 83 के अंदर 10 to 14 ईयर्स तक को डिस्कस किया गया है। ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है चाइल्ड की एज के लिए क्वेश्चन बना के। इसके बाद इसके कुछ सेक्शंस कंसेंट से रिलेटेड हैं, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो है या कीवर्ड इंजरी यूज़ किया गया है, जो कि हमारे डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन 44 इसको डिस्कस करता है। और ये MCQs असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का एग्जाम में मैं अपेयर हुई थी, उसमें पूछा गया था कि इंजरी की डेफिनेशन जो थी उसको 4 ऑप्शंस थी आपके पास, उनको आपने टिक करना था कि इंजरी क्या है। अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो शायद इतना हम इसको डीपली नहीं समझते, लेकिन जब PPC के अंदर हम इसको देखते हैं तो आपकी बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में जो चीज़ें कॉज होती हैं उन सबको हम कुल मिला के इंजरी का नाम देते हैं, इसलिए हमें ये याद रखना ज़रूरी है। कंसेंट के अंदर सेक्शंस 87 से 92 तक डील करते हैं और ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं कंसेंट के। जैसे कि हम चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो 76 से जो 95 तक हैं ये एक पोर्शन में इसको हम डिवाइड करते हैं इन चीज़ों को। और 95 के अंदर है कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, मतलब अगर आप किसी को हाथी थप्पड़ ही मार देते हैं या कोई बहुत ही मामूली नौयत का जुर्म है जिसकी आप शिकायत नहीं कर सकते तो वो कोई ऑफेंस ही नहीं होगा सिरे से। इसका दूसरा पोर्शन जो 96 से 106 तक इसको डिवाइड किया जाता है जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस से डील करता है। इसके अंदर DDBP पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आया है, सपोज यू आर अटैक्ड बाय अ मॉब and the mob is adamant to do your lynching and there are innocent children in the mob. You, to save your life, open a fire on the mob in your self-defense. In the result of your firing, one innocent child is come to death and no other body from the mob is injured. What will be your liability in the light of provisions of self-defense provided by the PPC? लिंचिंग का कंसेप्ट अगर 80 एक्ट आप देखें तो वहाँ पे हमें मिलता है, लेकिन फिलहाल हम PPC को डिस्कस करें। और क्वेश्चन इस तरह से कि अगर आप किसी मजमे में बच्चे भी मौजूद हैं लेकिन आप सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल करते वक्त फायरिंग कर दे तो क्या ये कोई ऑफेंस है? तो सेक्शन जो 106 है इसकी इलस्ट्रेशन ही इसी तरह से है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में मॉब के ऊपर करते हैं अटैक तो इसके दौरान
जो है आप चाइल्ड किलिंग भी या मजमे में मौजूद अगर बच्चों की भी डेथ हो जाती है तो आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है इससे डिस्टर्ब नहीं होता। इसी तरह इसके अंदर जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको बॉडी और प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी या किसी दूसरे की बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए हासिल होता है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मुलेट हो सकता है कि असलम वॉज अ रेजिडेंट ऑफ कामोकी who was to appear before additional district and session judge in Gujranwala on 20th Feb 2020 at 9 am. At about 8 am, he received a call from Qayyum to effect that 5% staunch foes were sitting at Chanda Killa in ambush to kill him. Aslam, despite having knowledge that he might be attacked at Chanda Killa, traveled on his vehicle from Kamuki to Sessions Court, Gujranwala. When he reached Chanda Killa, all of a sudden 5 people emerged and raised a lalkara and opened the fire. Aslam was also armed with deadly weapon, also opened a counter firing towards the attackers. In the consequence of his firing, 2 people were injured badly and later on comes to injuries and died. Reason out your answer as to whether Aslam had self-defense or not in the given situation, and if he had, what would be his liability. इसका आंसर सेक्शन 99 में मिलता है कि अगर आपके पास वक्त था रिकोर्स करने के लिए पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए तो फिर इस दौरान आप राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। आपके पास वक्त था, आप अपना रास्ता चेंज कर सकते थे। 99 का सब सेक्शन 3 कहता है देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस इन विच देयर इज़ टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। इसके बाद जो है हमें क्वेश्चन जो है 99 जो सेक्शन है ये कुछ एक्सेप्शंस देता है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की। 100 हमें बताता है कि और 100 प्लस 103 को हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं। 100 कहता है कि आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी कब एक्सटेंड करता है टू कॉज डेथ। इसके अंदर 6 सिचुएशंस जो हैं एक्सप्लेन की गई हैं। नंबर 1 पे वो कहता है कि कोई ऐसा असॉल्ट 351 सेक्शन के हवाले से बात हुई है कि जिसमें आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो तो फिर आप इन रिटर्न डेथ कॉज कर सकते हैं। सेकेंडली वो कहता है कि कोई ऐसा असॉल्ट हो जिसमें आपको एप्रीहेंशन हो कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, उसमें आप डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्डली कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा ऑफेंस की एप्रीहेंशन है कि आपके साथ कोई रेप कमिट कर सकता है तो इस सूरत में आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी मौजूद है टू कॉज डेथ। फोर्थ, ऐसा असॉल्ट जिसमें ग्रेटिफाइंग एंड नेचुरल लस्ट है अंडर सेक्शन 377। फिफ्थ नंबर पे है कि अगर आपको ऐसा कोई खतरा है कि आपको किडनैप या अबडक्ट किया जा सकता है 365B के तहत। 6 नंबर पे कहते हैं अगर आपको कोई ऐसा असॉल्ट के इंटेंशन है कि रॉन्गफुली कन्फाइन 340 के तहत ना कर लिया जाए और आपके पास अनएबल है कि रिकॉर्ड्स भी नहीं कर सकते पब्लिक अथॉरिटीज़ को तो फिर आप राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन 100 है इसको प्लस 101 डिस्कस किया जाता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन 105 है कि कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसके साथ 102 में कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी भी डिस्कस किया जाता है कि ये उतने देर तक आपके लिए मौजूद है जब तक कि एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर मौजूद है आपके पास। एक क्वेश्चन जो है 105 सेक्शन के ऊपर इस तरह से पूछा गया है कि अगर कोई बंदा आपके घर चोरी की नीयत या इरादे से आता है लेकिन आपके उठने पर वो भाग जाता है तो जब वो भाग गया तो क्या आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मौजूद है। इसका आंसर सेक्शन 105 जो है वो हमें देता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रीट्रीट विद द प्रॉपर्टी और आइदर द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इज obtained और द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड। इस पोर्शन में से इतने ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर 5 है जो अबैटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। इसके अंदर सेक्शन 107 से 120B तक फॉल करते हैं। सबसे पहले तो 107 में कि अबैटमेंट ऑफ अ थिंग और ये जॉइंट लाइबिलिटी या वाइकेरियस और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसी के कंसेप्ट की एक एग्जांपल भी है कि जॉइंटली लाइबल होते हैं जो लोग ये ऑफेंस कमिट कर रहे होते हैं। तो अबैटमेंट जो है इसकी 3 सूरतें उन्होंने बयान की हैं। इंस्टिगेट कोई करता है, किसी को इंगेज करता है या इंटेंशनली एड्स करता है। इसी अबैटमेंट की ही एक फॉर्म कॉन्स्पिरेसी है। इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मुलेट हो सकता है ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जी, बी इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉजेज हर्ट टू जी, जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस फॉर विच ऑफेंस ए इज लायबल, गिव ए डिटेल्ड आंसर। इधर फिर हम इसको सारे इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर फिर जब हम थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं अबैटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो हम ये बात कहेंगे कि जो पर्सन अबैट करता है वो अबैटर कहलाता है और जो बंदा ऑफेंस कमिट करता है उसको प्रिंसिपल ऑफेंडर कहा जाता है। तो अबैटमेंट में 2 पार्टीज़ हैं। इसी तरह अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करें
तो जितनी भी पार्टीज टू द एग्रीमेंट होती हैं वो सब के सब कॉन्स्पिरेटर्स कहलाते हैं और वो सब के सब लोग प्रिंसिपल ऑफेंडर ही होते हैं। वो कहते हैं कि अबैटमेंट के जो है ऑफेंस के अंदर, उसके अंदर मियर कम्बिनेशन ऑफ पर्संस या एग्रीमेंट बिटवीन देम इज नॉट इनफ, बट एन एक्ट और इलीगल omission मस्ट टेक प्लेस इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट थिंग कंस्पायर्ड फॉर। Abatement is a process by which one or more persons engage or employ others for commission of an offence. It is not a substantive offence. Conspiracy is a process by which an agreement is entered into between two or more persons for commission of an illegal act or doing a lawful act by illegal means. It is a substantive offence. हिस्ट्री में दो ही केसेस हैं जिसमें अबैटमेंट में पनिश किया गया सेक्शन 109 के तहत, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और दूसरा सिकंदर लाशारी साहब को। इसके बाद एक जनरल प्रिंसिपल है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इज नेसेसरी टू प्रोसीड अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स हु एग्रीड टू कमिट ए क्राइम। सबसे पहले तो जनरल लॉ का एक प्रिंसिपल जो हम सब लोग पढ़ते रहते हैं कि एनीबॉडी कैन जर्नलिस्ट में एनीबॉडी कैन पुट लॉ इनटू मोशन थ्रू एफआईआर अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी और थ्रू कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिसमें एनीबॉडी कैन नॉट पुट द लॉ इनटू मोशंस। जैसे इसी तरह कॉन्स्पिरेसी की एक उसकी एक्सेप्शन है। इनके साथ सेक्शन डील करते हैं 196, 195A, 196A सीआरपीसी और सेक्शन 182 पीपीसी। अगर पब्लिक ऑफिसर को आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कोई भी बंदा लॉ को पुट इनटू मोशन नहीं कर सकता, बल्कि वही पब्लिक सर्वेंट जो है वो फाइल करेगा एप्लीकेशन के इसने मुझे मिसलीड किया है या गलत इन्फॉर्मेशन दी है। या कोई भी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी बंदे को ऑथराइज कर देती है इस बिहाव में, तो वो सिर्फ वही कंप्लेंट कर सकता है इन केसेस के अंदर। अबैटमेंट को कहा जाता है कि ये एक जीनस है या ओरिजिन है, कॉन्स्पिरेसी इसी की एक स्पीशी है। अबैटमेंट पर सी इज नॉट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बाय इटसेल्फ इज एन सब्सटेंटिव ऑफेंस। और अबैटमेंट में बी कमिटेड इन वेरियस मेथड्स, दैट इज विज इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एड। कॉन्स्पिरेसी इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ अबैटमेंट। आप देखें अबैटमेंट पर सी इज नॉट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस। अगर 109 में कोई किसी को ललकारता है या 114 में मौके पर मौजूद है तो फिर 7 डिफरेंट ऑफेंसेस लगते हैं, 302 जैसे इसके साथ डील करता है या लग जाता है, फिर ये एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसी तरह कि इस पे क्वेश्चन है कि असलम वाज एन एक्यूज्ड इन ए केस FIR नंबर डैश 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 एंड वाज ऑन प्री अरेस्ट बेल। He went to police station to join the police investigation. He visited the room of SHO and offered him rupees 2 lakh to get himself declared innocent. SHO refused to take bribe and directed the Muharrar of Thana to chalk out FIR against him. What offence Aslam has committed in said circumstances discuss in detail in the light of provisions of PPC 1860. इसके साथ जो आपके रेलिवेंट सेक्शंस डील करेंगे वो सेक्शन 161, the public servant taking gratification other than legal remuneration in respect to an official act. 116, abatement of an offence punishable with imprisonment if offence be not committed. इसकी illustration important है। A offers a bribe to B, a public servant, as reward for showing A some favor in exercise of B's official functions. B refuses to accept the bribe. A is punishable under this section. इसके बाद जो आपका a dispute of property was going on between Zuhaib and Asadullah. At one time they exchanged harsh words with each other. Zuhaib visited his neighbor Fakirullah in a routine. Fakir instigated the Zuhaib that Asadullah has been maligning him and does his character assassination everywhere and sharing with people that he will pave his way by removing Zuhaib and consequently occupy the disputed property. It is therefore advisable that he should gun him down before Asadullah take any step. Zuhaib, getting instigated by the words of Fakir, goes straight to the house of Asadullah with pistol and guns him down. Discuss the liability of Zuhaib and Fakir in the light of PPC. इसके साथ सेक्शन 108 जो है आपका डील करेगा। आप क्योंकि पेपर प्रोपोजिशन बेस आता है तो इसलिए हम कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपनी इस 1 लाइनर सीरीज़ में दोनों को कवर करने की कोशिश करें। एक और क्वेश्चन इस तरह फॉर्मुलेट हो सकता है, A, B and C were going on the way to Lohiyanwala from another side. Y and Z were coming from another side when they came across each other. Y raised a lalkara and asked Z, your enemies are going. Z turned the motorbike and chased them. Finally, he overtook them and opened a fire upon them. Consequently, A succumbs to injuries, whereas B and C are badly injured. Determine the liability of Y and Z in the light of PPC 1860. इसी तरह इस पोर्शन में से इतने ही क्वेश्चन जो है माय फ्रेंड्स बन सकते थे।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे एक और क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मुलेट हो सकता है, देयर वाज एन एनमिटी बिटवीन ए एंड बी एज ए मर्डर्ड हिज ब्रदर बी, एज ए मर्डर्ड द ब्रदर ऑफ बी, बी प्लान्ड टू टेक रिवेंज ऑफ द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर, चार्क्ड ए प्लान विद 2 of his brothers and 1 cousin. A used to come to attend the proceedings of the trial in Sessions Court on 19th March 2020. B, agreeing with each other, arranged weapons and set on the way of B to murder A. A got information regarding plan and informed the concerned police station. Police raided the place where they were sitting and arrested them. Keeping in view the above said facts, illustrate what offence has been committed by B and his 2 brothers and 1 cousin. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो सकता है, रेलिवेंट जजमेंट 2019 PCRLJ पेज 665, इसको आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 109 और 114 में डिफरेंस आ सकता है। 109 में जो है लाइबिलिटी निस्बतन कम होती है, 114 में लाइबिलिटी ज़्यादा होती है कि बंदा मौके पर मौजूद होता है। इसको इस तरह इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि सियालकोट में एक वकूआ इस तरह से हुआ था कि शोहर अपनी बीवी के आशना को मारने के लिए बाइक पे साथ किसी बंदे को ले जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो किसी से उसको कत्ल तो करवा रहा है लेकिन खुद भी मौके पर मौजूद है, और इसकी मौके पर मौजूदगी ऑफेंस की सीरियसनेस को बढ़ा देती है और वह 114 के अंदर फॉल करता है। अबैटर जो है 109 में प्रेजेंट नहीं होता ऑन द प्लेस ऑफ अकरेंस, एट द प्लेस ऑफ अकरेंस, और दूसरा 114 में एट द प्लेस ऑफ अकरेंस वो प्रेजेंट होता है और उसका वही रोल होता है जो ऑफेंडर का होता है। हो सकता है कि 109 में बैटर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, लेकिन अगर 114 में ऑफेंडर की सज़ा मौत है तो फिर जो मौके पर बंदा मौजूद है उसकी सज़ा भी मौत है। और अगर इनके लिए अलग से पीनल सेक्शन 109 के लिए मौजूद नहीं है तो वही सज़ा होगी जो कि उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइड की गई है, और प्रिंसिपल ऑफेंडर और अबैटर के रोल में फ़र्क होगा, लेकिन 104 में दोनों को सेम रोल असाइन किया जाएगा। हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। इसके अंदर टोटल सेक्शंस 89 फॉल करते हैं इस चैप्टर 17 के अंदर, जो कि ये सब मिसलिनियस ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। थेफ्ट जो है वो जैसे कि हम सब जानते हैं कि उसका मेन इंग्रेडिएंट ये है कि डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इट इज सेड टू कमिट थेफ्ट। इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसका एक पेपर DDPP के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, उसकी जो इलस्ट्रेशन ए है, A cut down the tree on Z's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession without Z's consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking, he has committed the theft. मतलब जब तक तो वो दरख्त उखड़े नहीं है, ज़मीन के अंदर मौजूद है, तो तब तक तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन एज सून एज वो सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ हो गए हैं, जैसे उनको उखाड़ लिया गया तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हो गए हैं, और ये फिर थेफ्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है। इसके बाद इसके 378 में डेफिनेशन है, 379 के अंदर इसकी पनिशमेंट दी गई है, 380 के अंदर थेफ्ट इन डिवेलिंग हाउस है, और 381 में थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट है। इसी तरह जब हम डीपली स्टडी करते हैं चीज़ों को, तो पूरी पीपीसी के अंदर थेफ्ट क्लर्क या सर्वेंट के लिए एक सेक्शन 408 डील करता है और एक सेक्शन 381 डील करता है। अगर आप इन दोनों को जस्टा पोजीशन पे रख कर देखें तो इनको याद रखना भी ईजी होगा। इस तरह एक क्वेश्चन MCQs में इस तरह से आ सकता है कि ट्रैक्टर चोरी, ट्रांसफार्मर चोरी, कार चोरी, ट्यूबवेल चोरी, इनके साथ कौन सी प्रोविजन डील करती है? तो 381A जो है इन प्रोविजंस के साथ डील करता है। लेकिन हम सब मोस्टली थेफ्ट यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और नेग्लेक्टेड पोर्शन जो है इस चैप्टर इधर 17A, ये जो है चैप्टर आपका 17A, इसके अंदर है ऑफेंसेस जिस पीपीसी के अंदर ही बयान किए गए हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी चोरी भी तो है, पेट्रोल चोरी भी है, गैस चोरी भी है, और इन सब का भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन थेफ्ट अंडर पीपीसी, तो इलेक्ट्रिसिटी चोरी के साथ सेक्शन 462 J एंड K डील करता है, थेफ्ट ऑफ पेट्रोलियम के साथ 462 B, K एंड C डील करता है, थेफ्ट ऑफ गैस के साथ 462 D एंड E। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसके लिए ये है कि इसकी जो कॉग्निजेंस है सेक्शन 462O, इसका हमें ये बताता है कि डायरेक्टली कोई भी कोर्ट नहीं करती अनलेस के 17 स्केल का कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन देगा तो कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस लेगी। और इसी के साथ हमारे दूसरा जो कंसेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा कि एवरीबॉडी जनरल जो रूल है कि एवरीबॉडी कैन पुट क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, तो ये उसकी भी एक फर्दर एक्सेप्शन है।
लास्ट डेज न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त मैंने एक और देखा इस तरह से, एक न्यूज़ पढ़ने के आई कि सियालकोट एयरपोर्ट से कोई अपने गांव को या घर की तरफ रवाना हो रहा था, तो रास्ते में किसी ने उनको सब इंस्पेक्टर शो करके तो अपनी तलाशी देने के लिए कहा। तो ये जो है कंसेप्ट, ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन में फॉल करता है, जो कि सेक्शन 416 पीपीसी का जो है इसके साथ डील करता है। इस तरह आप देखेंगे कि हर कब्जे के पर्चे के ऊपर पुलिस ने सेक्शन 447 लाजमी लगाया होता है। इसके अलावा बहुत जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है 420, 68, 71, इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। सेक्शन 420 के बारे में जब बात करते हैं तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसी तरह 468 जो है कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल है, और 471 नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल है। ये किसी भी एफआईआर में आप देखेंगे कि इकट्ठे ये सेक्शंस जो है वो मोस्टली लगे होते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर 21 है हमारा पीपीसी का, वो ऑफ डेफामेशन से डील करता है। इसके अंदर इसके साथ एलिमेंट प्रोविजन आप आर्टिकल 147 क्यूएसओ को डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी बंदा जो कि ऑरली या वर्बली जो है किसी को डिफेम करने की कोशिश करता है, वो इसके अंदर फॉल करता है। वो साइंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं कि अगर कोई किसी को कहे कि तुम्हारा बाप फ्रॉड था, चीटर था, तो ये भी डेफामेशन में चीज़ फॉल करती है। एक्सप्लेनेशन 2 में वो कहते हैं कोई सोसाइटी वाले हैं वो लोगों को फंसा देते हैं, या कोई ऐसा चक्कर देते हैं, कंपनी थी, कोई एसोसिएशन थी, कलेक्शन ऑफ पर्सन्स थी, वो भी इसके अंदर ही फॉल करते हैं। एक्सप्लेनेशन थी ये है कि किसी बात का कोई उल्ट मतलब ले लेना। ही इज़ जेंटलमैन विद इन्वर्टेड कोमास, गवर्नमेंट प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेशन, ये इन्वर्टेड कोमास में बात है तो मतलब ये डेफामेशन में फॉल करी है। एक्सप्लेनेशन 4 में वो कहते हैं कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो आपके जहन के अंदर क्या बात आती है, आप जहनी तौर पर शख्सियत को क्या किस किरदार का समझते हैं। इसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको एक जजमेंट भी है इस हवाले से 2000 PCRLJ पेज 1847, ये टोटल 10 इन नंबर है। इसकी फर्स्ट एक्सेप्शन हम शॉर्टली करने की, 1 लाइन में करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जहन में बैठ जाए। किसी सच बात को कहना कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, जैसे कि कॉलम नगार कॉलम लिखते हैं, तो इसको आप डेफामेशन में फॉल नहीं कह सकते कि करें, बल्कि ये उसकी एक्सेप्शन में होगी। दूसरे नंबर पे है कि पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, लोगों में कोई बात में शुरू हो जाएगी फलां ऑफिसर तो बहुत बदतमीज़ है या करप्ट है या बात नहीं सुनता, तो ये ऑफिसर फिर लोगों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे तक कि हम अपने पॉलिटिशियंस को इतनी बातें करते हैं, प्रेजेंट पीएम को, हमारे जो पीएम्स गुजर चुके हैं उनको, तो वो अब आके ये प्ली तो नहीं ले सकते कि पब्लिक हमें डिफेम कर रही है। थर्ड नंबर पर इसकी है एक्सेप्शन, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, ये भी इसकी एक्सेप्शन है। जैसे किसी भी शख्स के मतलब शोबस के सितारे या खिलाड़ियों के मतलब कोई भी बात होती है। फोर्थ है इसकी कि पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट्स, जैसे कि रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी रिपोर्टिंग करते हैं, और अगर वो मिस रिपोर्टिंग करते हैं तो इस पर उनको सजा भी हो सकती है। फिफ्थ पे इसके एक्सेप्शन है कि मैरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस एंड अदर कंसर्न। 6 नंबर पे मैरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस, पब्लिक की तनकीद, जिस तरह के हम यूट्यूब पे कोई भी प्रोग्राम अपना अपलोड करके आप लोगों की आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप इस पर अपना अच्छा ओपिनियन भी दे सकते हैं, बुरा ओपिनियन भी दे सकते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप पब्लिक एट लार्ज के ओपिनियन पर छोड़ देते हैं खुद को। फेयर कमेंट्स अबाउट मैरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। नंबर 7 पे है कि सेंश्योर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। सेंश्योर जो है ये जो है सिविल सर्वेंट्स एक्ट के अंदर इसको डिस्कस किया गया है कि कोई ऑफिसर अपने मातहत को झाड़ पे ला देता है, वालदैन जो है औलाद को डांट देते हैं, उस्ताद शागिर्द को डांट देता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें डिफेम किया जा रहा है। नंबर 8 पे है कि एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज्ड पर्सन, ये भी इसकी एक्सेप्शन है। एक बंदा किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है, किसी ऑफिसर या अथॉरिटी के सामने इल्ज़ाम तराशी करता है आपके ऊपर। नंबर 9 के ऊपर है कि एक्यूजेशन मेड टू सेफगार्ड द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और फॉर द पब्लिक गुड और फॉर ऑफ अ पर्सन और टू पब्लिक। नंबर 10 इसके लास्ट है जो है एक्सेप्शन है, पुटिंग अ पर्सन और पब्लिक ऑन कॉशन अगेंस्ट अनदर फॉर पब्लिक गुड। इसके अब लास्ट पे जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 21 है, जो कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी को डील करता है। इसके अंदर डेफिनेशन लॉ 299A से 299M तक चलती हैं। इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकते हैं वो लिख लें। ए मर्डर हिज सिस्टर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर, FIR was lodged in the madiyat of police as there was no one ready to come forward to get the FIR lodged. What section of PPC will be attracted? Later on, mother and neither legal heirs waive the offence committed by A. Describe in detail what procedure will be adopted by the judge in this situation.
Can the judge acquit A on the basis of waiving by legal heirs? What do you understand by the term fasad fil ars? Furthermore, when section 311 of PPC can be invoked, differentiate between waiver and compounding of offence. Next question, A with the intention of murder fires on B, who was standing before his shop, but the fire instead of hitting the B killed the C. Who was the customer came over there for the buying of something. A didn't intend to kill the C. In this situation, did A commit an offence? If he did, mention the provision and discuss the ingredients of that section. एक और क्वेश्चन, व्हेन होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर. अब हमारे पास जो 4 काइंड्स कत्ल के, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपनी आसानी के लिए. सेक्शन 300 और 301 के अंदर, 300 के अंदर कत्ले अमद देखते हैं हम, जो कि विद इंटेंशन और विद नॉलेज कोई बंदा जो है किसी का मर्डर करने के लिए जाता है. 301 के अंदर कहते हैं कि मतलब जैसे कि अगर आपने दुकानदार को कत्ल करना था, फुल इंटेंशन फुल नॉलेज के साथ गए थे, लेकिन आप वहाँ किसी आए गाहक को कत्ल कर देते हैं. इसी तरह जो है आपका सेक्शन 315 कत्ल शबीह अहमद को डील करता है. इसके कत्ल शबीह अहमद, इसके ऊपर एक प्रपोजिशन भी आई थी लास्ट सीजे एग्ज़ाम में कि किसी म्यूज़ियम में कोई 2 वर्कर्स काम कर रहे थे, तो वो स्टैचू जो कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर उससे डेथ काज नहीं हो सकती थी, लेकिन वो जब एक वर्कर ने दूसरे को हिट किया तो उसकी डेथ काज होगी. तो ये कत्ल शबीह अहमद में फॉल करता है कि आपकी इंटेंशन और नॉलेज तो किसी को ग्रीवियस हर्ट काज करने का था, लेकिन इन रिजल्ट उसकी डेथ काज हो जाती है. 315-16 इसको डील करते हैं. इसके बाद जो है हमारा कत्ल खता, सेक्शन 318 इसको डील करता है. इसके अंदर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की गई है, किसी भी एक्ट या फैक्ट को देखने में जब आपसे मिस्टेक काज होती है. इसके बाद हमारा जो लास्ट है कत्ल बिस्सबब जो है सेक्शन, उसके अंदर कोई अनलॉफुल एक्ट आप इस तरह करते हैं कि जैसे अगर आपके घर के दरवाजे पे गटर था, आप उसकी सफाई वगैरह करते हैं, लेकिन वापसी भी उसके ऊपर ढक्कन देना भूल जाते हैं. अब वहाँ से गुजरते किसी बच्चे के, किसी बड़े के, या अगर किसी को पता ही नहीं चलता कि इधर गटर था, उसके ऊपर कवर्ड नहीं था, तो वो गिर जाता है, उसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है. अब ना तो आपकी इंटेंशन थी उसको कत्ल करने की, ना नॉलेज था आपका, लेकिन आपने जो एक्ट का किया था वो तो अनलॉफुल एक्ट था जो कि उसकी मौत का बाइस बन गया. किसी भी हादसाती मौत पे पुलिस जो सेक्शन लगाती है वो अमूमन 279 को अलॉन्ग विद सेक्शन 322 लगा देते हैं. इस तरह 303 के अंदर एक कत्ल उन्होंने डिफाइन किया कि जो आप अंडर इकराह ताम या अंडर इकराह नाकिस करते हैं. इकराह ताम जो है उन्होंने 299G में डिस्कस किया है. इसका मतलब है मीन्स पुटिंग एनी पर्सन, his spouse or his blood relation within the prohibited degree of marriage in fear of instant death, instant permanent impairing of organs of body or instant fear of being subjected to sodomy or zina bil jabr. और इकराह नाकिस में वो कहते हैं कि अदर दैन दीज ऑफेंसेस जो फॉल करते हैं. इसी तरह इनकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, उसको डिस्कस किया है इन्होंने. सेक्शन 305 के अंदर वली को डिस्कस किया गया है, और 337 हर्ट के केसेस में डिस्कस किया है कि वली कौन होगा. ये MCQs इंपॉर्टेंट है. किसास कब एग्जीक्यूटेबल है, कब इन्फोर्सेबल है, इसी तरह हर्ट कब एग्जीक्यूटेबल है, कब इन्फोर्सेबल है. अब 337M और N के अंदर उसने उसको डिस्कस किया. और जो किसास किया 306 और 307 के अंदर इसको डिस्कस किया. ये हमारे लिए MCQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेवर और कंपाउंडिंग 309 310, वेवर और कंपाउंडिंग में क्या फ़र्क है. वेवर का मायने तो ये हुआ कि अल्लाह वास्ते आप फुली माफ़ कर देते हैं विदाउट समथिंग इन रिटर्न, लेकिन कंपाउंड आप बदले सुलह में कोई अमाउंट लेके तो फिर सुलह करते हैं. इसी तरह जो एक कंसेप्ट था कि ये कल्पेबल होमिसाइड जो अमाउंट करता है कि किलिंग ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, इसमें आपकी ना इंटेंशन होती है ना नॉलेज होती है, लेकिन सडनली आप इस तरह से प्रोवोक हो जाते हैं कि आप किसी को किल करने पर किल कर देते हैं. तो ये इसको इंटेंशन और नॉलेज जो है अदर काइंड्स ऑफ कत्ल को, कल्पेबल होमिसाइड को उनसे डिफ्रेंशिएट करती है. फिर 302A B C, इनको जो डिफरेंट पनिशमेंट्स हमें पता होना चाहिए, ये डिफरेंटली ये पेपर में आस्क किया जाता है. 302A के तहत पनिशमेंट डेथ होती है एज के साथ. 302B के अंदर जहाँ वो कहते हैं 304 वाली सिचुएशंस पूरी नहीं होती तो तज़ीर में केस चला जाता है, डेथ और पनिशमेंट फॉर लाइफ, और थर्ड में वो 25 ईयर्स तक कह देते हैं, जहाँ 308 वाली सिचुएशंस पूरी नहीं होती. इसी तरह अब गैरत के नाम पे जो कत्ल है वो 302A और 302B में उसकी सज़ा होती है, उसकी सज़ा 302C के अंदर नहीं होती. इस तरह जब हम हर्ट के पोर्शन में जाते हैं तो हर्ट के फर्दर 5 काइंड्स हैं, लेकिन हमारा पर्पज़ हम यहाँ सब्जेक्टिवली चीज़ों को करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम वन लाइन में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पता हमें हो कि किस जगह से क्या क्वेश्चन हमसे आस्क किया गया है. इसी तरह मोस्टली आप देखते हैं कि हवाई फायरिंग कर दी गई, इसके ऊपर 337H2 जो है वो डील करता है इसके साथ. इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हम पहले भी इसके हवाले से डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कोई पॉइजन के ज़रिए हर्ट काज करने की कोशिश करता है या भांग के पकौड़े खिला देता है कोई आपको, और वो 337J के अंदर फॉल करता है.
इसी तरह इसके अंदर 302A-B-C में कुछ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। अगर सडन प्रोवोकेशन में आप किसी की डेथ कॉज करते हैं तो वो आपकी सज़ा में कमी का बायस बनेगा। जो सज़ा में कमी की चीज़ें बायस बनती हैं उनको हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस कहते हैं। किसी खतून को मुसलसल घूरना भी एक ऑफेंस है जो कि अंडर सेक्शन 509 आता है, पीपीसी उसको डील करती है सेक्सुअल हरासमेंट में। और 377 जो है आपका वो सेक्सुअल अब्यूज़, 377BA जो है वो सेक्सुअल अब्यूज़ से डील करता है। इसी तरह जो आप अगर कोई मस्जिद की बेहरमती करता है, मुक़द्दस शख्सियात की बेहरमती करता है तो ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन 295A से 295 से 298C तक इनको डील करते हैं। इसी तरह हमने पूरी पीपीसी को वन लाइन में करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये बेनिफिशियल साबित हो सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। थैंक यू।